नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास के पाठ 5 उपनिवेशवादी आक्रमण के टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत में अंग्रेजों के आगमन के कारण यूरोपीय कंपनियों की स्थापना और इसके अलावा हमने अंग्रेजों के भारत में साम्राज्य विस्तार, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध आदि के बारे में पढ़ा और भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया तथा बंगाल के साथ जो युद्ध हुए साम्राज्य विस्तार के लिए उनके बारे में हमने पढ़ा। अब इस अध्याय में इस वीडियो में हम सन 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति की क्रांति यह हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। इस क्रांति की जो निश्चित डेट थी वो थी निश्चित तारीख 31 मई। मई 1857 को ये शुरू होनी थी, लेकिन यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हो गई। क्रांति के प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल के फूल को गांव-गांव में साधु और फकीरों के वेश में गांव-गांव में साधु और फकीरों के वेश में बांटा गया। क्रांति का प्रसार किया गया। प्रचार प्रसार किया गया। पूरे भारत की क्रांति का नेतृत्व पूरे भारत की क्रांति का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया। तो इस प्रकार से ये मैंने 1857 क्रांति की रूपरेखा आपको बताई। 1857 क्रांति हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। अंग्रेजों के अत्याचार जब भारत में ज़्यादा बढ़ गए तो हमारे भारतीयों के मन में अंग्रेजों की शासन के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई और उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए योजना बनाने लगे। 1857 की क्रांति के लिए रात भर पंचायतें होती रहती थी। साधु और फकीरों के वेश में लोग प्रत्येक गांव-गांव में क्रांति का प्रचार कर रहे थे और ये विचार बना रहे थे कि 31 मई को एक साथ अंग्रेजों के ऊपर धावा बोलना है। और यही हुआ कि क्रांति समय से पहले हो गई, 10 मई को हो गई और इसलिए क्रांति असफल हो गई। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे 1857 की
क्रांति के कारण। 1857 क्रांति का पहला कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। नंबर 2 आर्थिक कारण। नंबर 3 सैनिक कारण। नंबर 4 धार्मिक कारण। नंबर 5 तात्कालिक कारण। ये 1857 क्रांति के कारण थे। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में ये था कि अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव करते थे, काले और गोरे के आधार पर, जिसको हमारे भारतीयों ने अपमान समझा। बड़े बड़े होटल और रेस्तरां में हमारे भारतीयों का प्रवेश वर्जित था तथा अंग्रेजों को झुककर के सलाम करनी पड़ती थी तथा रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीयों का बैठने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार का जब अपमान हमारे भारतीयों का किया गया तो हमारे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई और उनके मन में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की विचार आया और उसके लिए वो योजना बनाने लगे। तो सामाजिक कारण 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने अपनी दोषपूर्ण व्यापार नीतियों के द्वारा हमारे भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। हमारे भारत को उन्होंने एक कच्चे माल की मंडी बना दिया। यहाँ से वो कच्चा माल ले जाते, ब्रिटेन से तैयार माल को लाते और यहाँ बेचते। इससे हमारे देश के जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, बड़े बड़े शहर बर्बाद हो गए तथा इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने राज के खर्चों को पूरा करने के लिए ज़्यादा लगान वसूली की, ज़्यादा राशि वसूली की। इससे भी हमारे भारतीयों पर आर्थिक भार पड़ा और बहुत परेशानी हुई तथा भारतीय उद्योग धंधे चौपट जाने से लोग मजदूर बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए। इन सबसे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया और यह असंतोष भी हमारे भारत में 1857 क्रांति का एक कारण बना। इसके बाद तीसरा कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण में यह है कि भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, वो अंग्रेजों की नीतियों के कारण परेशान हो गए, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था बिना कोई अतिरिक्त वेतन और भत्ते के। उन्हें दूसरे देशों में युद्ध करने के लिए भेजा जाता था, जैसे क्रीमिया युद्ध में भेजा गया, समुद्र पार बर्मा में भेजा गया। तो इस प्रकार के अंग्रेजों के कृत्यों से हमारे भारतीय सैनिक नाराज हो गए तथा हमारे भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज भेदभाव करते थे। हमारे भारतीय सैनिक को 9 रुपये वेतन मिलते थे, जबकि अंग्रेज सैनिकों को 60 और 70 रुपये वेतन मिलता था उसी काम के। तो इस प्रकार से जब भारतीय सैनिकों के साथ ये भेदभाव किया जाता था तो सैनिकों में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना पैदा हो गई और यह भी 1857 क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना। चौथा कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण यानी अंग्रेजों का एक उद्देश्य भी था हिंदुस्तान में ईसाई धर्म का प्रसार करना और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए हमारे भारतीय धर्म को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। वो भारतीय देवी देवताओं की निंदा करते थे तथा ईसाई झंडे को संपूर्ण भारत में लहराना चाहते थे। उन्होंने भारतीय लोगों का धर्म नष्ट करने के लिए गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा सैनिकों की खाद्य सामग्री में मिलवा दिया तथा उन्होंने अनेक प्रकार से प्रलोभन देकर के भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहा। इससे हमारे भारतीय लोगों की भावना को ठेस पहुंची, आघात पहुंचा और उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की योजना बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी 1857 क्रांति का एक प्रमुख कारण बना, धार्मिक कारण। इसके अलावा हमारे भारतीयों के मन में भी एक बात थी। हमारे भारतीयों ने ये बात कही थी कि एक जोशी ने ये घोषणा की थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। तो हमारे भारतीयों के मन में ऐसी भी ये बात थी, इसलिए वो समय आ गया था जब वो 100 वर्ष पूरे हो गए थे और भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि अब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। तो ये धार्मिक कारण भी 1857 क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। पांचवा कारण तात्कालिक कारण, जिसने
जो विद्रोह की ज्वाला जो हमारे भारतीयों में उठ रही थी उसमें एक चिंगारी का काम किया। जैसे बारूद के ढेर में थोड़ी सी चिंगारी विस्फोट बन जाती है, उसी प्रकार से जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि अंग्रेजों ने एक विशेष प्रकार की राइफल चलाई जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन वेंस, उसके स्थान पर एक एनफील्ड राइफल चलाई। एनफील्ड जो राइफल चलाई, पहले एक ब्राउन वेंस जो पुरानी कार जो बंदूक थी उसके स्थान पर उन्होंने एक एनफील्ड राइफल चलाई। इस राइफल में चलाने से पहले इसके कारतूस होते थे, उनको मुंह से खोलना पड़ता था और उन कारतूसों में उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी लगा दी थी। जब इनको खोला जाता था तो गाय और सुअर की चर्बी सैनिकों के मुंह में लग जाती थी। इस बात की भनक हमारे भारतीय सैनिकों को लग गई, क्योंकि गाय को हिंदू पवित्र मानते थे और सुअर की चर्बी से जो मुसलमान है वो घृणा करते थे, निषिद्ध था मुसलमानों के लिए। और जब इस बात की भनक लग गई कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं तो उनमें असंतोष हो गया और सबसे पहले मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर की छावनी में, बैरकपुर की छावनी, ये पश्चिम बंगाल में थी, बंगाल में थी ये छावनी, बैरकपुर की छावनी। वहाँ पर मंगल पांडे जो बदायूं का रहने वाला था उत्तर प्रदेश में, इस मंगल पांडे नामक सैनिक ने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए तो इसने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। बाद में इन्हें फांसी की सजा दी गई और बहुत सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसा माना जाता है कि वैसे क्रांति की जो ज्वाला है वो यहीं से भड़क गई और जगह जगह छावनियों में सैनिकों को बंद कर दिया। बाद में तरीके से क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, जहाँ पर भारतीय सैनिकों को उड़ाना दिया गया कि तुम्हारे जो भाई है वो तो जेल में बंद है और तुम यहाँ पर मक्खियाँ उड़ा रहे हो। ऐसा कहने पर उन्होंने बैरक तोड़ दी और सैनिकों को आज़ाद कर दिया और वहाँ से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। फिर बाद में मेरठ से क्रांतिकारी सबसे पहले दिल्ली आए। दिल्ली में 12 मई को उन्होंने लाल किले में प्रवेश कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को उन्होंने भारत का शासक नियुक्त कर दिया। तो 12 मई क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे उनमें सबसे पहले दिल्ली। देखो, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी रही बाद में, और ये पहले मुगल काल में हिंदुस्तान की राजधानी रही। तो क्रांतिकारियों ने लाल किले पर अधिकार कर लिया, लाल किले पर, और अधिकार कर लिया 12 मई को, और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। और बाद में जो इनके जो सैनिक थे वक्त खां, उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। इसके अलावा ये क्रांति और जगह ही फैली। हमारे बहुत सारे देशी राजाओं को भी क्रांति में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया और उनको बुलाया गया। कुछ राजाओं ने क्रांति में भाग लिया, कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की तरफ से सहायता की अंग्रेजों की तरफ। 12 मई को लाल किले पर अधिकार होने के बाद बहादुर शाह को बना दिया गया संपूर्ण भारत का सम्राट, और जो उसका सेनापति था वक्त खां, उसने अंग्रेजों का सामना किया। मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया, जहां सन 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और 4 दिन के बाद ही दोबारा दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ये है, देखो इसमें सबसे मुख्य बात मैं बता दूं कि क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। निश्चित तारीख थी 10 मई और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार हो गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने संपूर्ण भारत की क्रांति का नेतृत्व किया। इसके प्रतीक चिन्ह थे रोटी और कमल का फूल। लेकिन 4 दिन के बाद ही दोबारा अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां सन 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये क्रांति
दिल्ली में फैली। इसके बाद ये क्रांति आगे बढ़ती गई। अवध में लखनऊ में विद्रोह 4 जून को आरंभ हुआ। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र अलवैस को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। यहाँ पर हजरत महल बेगम ने अवध में क्रांति का जो नेतृत्व किया था हजरत महल बेगम ने क्रांति का नेतृत्व किया। इसका बेटा था ब्रजेश कद्र, उसने भी क्रांति का नेतृत्व किया। और जमींदारों, किसानों, सैनिकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अंग्रेज रेजिडेंसी में आग लगा दी गई और रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस इसमें क्रांतिकारियों के द्वारा मारा गया। और बाद में सर कॉलिन कैम्पबेल की सहायता से दोबारा अंग्रेजों ने अवध पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्रांति की अलग अलग तारीख को अलग अलग जगह पर होने के कारण अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया और वो धीरे धीरे प्रत्येक शहर पर अपना अधिकार करते चले गए। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया और उनके सहायक थे तात्या टोपे, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, हजरत महल बेगम ने क्रांति का नेतृत्व किया। और कानपुर में नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व किया। उनके सहायक थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला। इन्होंने भी इसमें सहयोग किया क्रांति में। और 5 जून को कानपुर पर अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दोबारा अधिकार कर लिया। कॉलिन कैम्पबेल दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा कानपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद झांसी जून 1857 के आरंभ में सैनिकों ने झांसी में भी विद्रोह कर दिया। अंग्रेज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया रानी लक्ष्मीबाई ने और वीरतापूर्वक संघर्ष करती हुई वह वीर गति को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से झांसी का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, कानपुर पर नाना साहब ने और उसके साथी थे तात्या टोपे, अजीमुल्ला। अवध में हजरत महल बेगम ने और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व किया, जो संपूर्ण भारत की क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह ने, बिहार आरा जिले के जमींदार, बिहार के जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने आरा जिले के आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। आरा जिले के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने मुक्त करा लिया और इस बूढ़े शेर ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी और बहुत सारे क्षेत्र को उन्होंने
मुक्त करा लिया। सेनापति मिलमैन कर्नल डेक्स मार्क मेजर डगलस को इस बूढ़े शेर ने धूल चटाई और अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन उसे अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और इस प्रकार से यहाँ पर भी अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। इसके बाद देखो हम क्रांति के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं कि क्रांति के स्वरूप और उसके बारे में क्रांति के असफल होने के कारण। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रांति के स्वरूप या प्रकृति के बारे में। क्रांति का स्वरूप कुछ इतिहासकार इसको एक जन विद्रोह बताते हैं। सभी लोगों ने इसमें भाग लिया, ऐसा कहते हैं हमारे भारतीय इतिहासकार कि यह हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इसमें सभी के मन में देश को आज़ाद कराने की इच्छा थी और सबने इसमें भाग लिया। वीर सावरकर ने इसे हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। इसके बाद कुछ इतिहासकार इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं। सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह। कुछ इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं, रॉबर्ट जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। रॉबर्ट जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह था क्योंकि यह सैनिकों में असंतोष के कारण हुआ। सबसे पहले सैनिकों ने इसको, और यही विद्रोह आगे चल करके देशव्यापी बन गया। दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद खान ने ऐसे ही विचार प्रकट किए कि यह जन विद्रोह था और इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। इसलिए हमारे भारतीय इतिहासकारों ने अंग्रेजों के इस मत का खंडन किया है कि यह सैनिक विद्रोह था। यह सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक जन विद्रोह था। इसमें हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया देश को आज़ाद कराने के लिए। अब अगला जो इसका स्वरूप बताया इतिहासकारों ने, कुछ मुस्लिम प्रतिक्रिया। मुस्लिम प्रतिक्रिया, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हिंदुओं का साथ लेकर के जो भारतीय मुस्लिम है वो दोबारा अपनी सत्ता को स्थापित करने के फिराक में थे। वो अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। सर जेम्स आउटरम ऐसी जो प्रतिक्रिया बताई है वो बताइए। सर जेम्स आउटरम जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम का प्रतिक्रिया थी, मुस्लिमों का एक असंतोष था और उन्होंने हिंदुओं को साथ लेकर के दोबारा वो अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। मॉरिसन व क्लीवलैंड भी इस मत का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंदुओं के अधिक संख्या में भाग लेने से यह मत भी पूर्णतया सही नहीं है और ऐसी बात नहीं थी क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुसलमान सब ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसलिए हमारे भारतीय इतिहासकार इस मत का खंडन करते हैं कि यह मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। ऐसा नहीं था। उस समय हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं था और दोनों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जन क्रांति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। किसान विद्रोह, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण हमारे भारतीय किसान विद्रोह, कुछ इतिहासकार इसको किसान विद्रोह बताते हैं कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण हमारे भारतीय किसान बहुत नाराज थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। कंपनी ने
सरकार के साथ ही जमींदार व बड़े ताल्लुकदारों के विरुद्ध भी विद्रोह किए गए, लेकिन इसे सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें तो किसानों ने, मजदूरों ने, सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। इसलिए यह एक किसान विद्रोह नहीं बल्कि जन विद्रोह था। इसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया और इसमें हिंदुस्तान की सभी जनता ने भाग लिया, सभी वर्गों को इसमें आमंत्रित किया गया, तो किसी एक वर्ग का इसमें कोई ज़्यादा भूमिका नहीं थी, सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के कारण। ये तो विद्रोह के स्वरूप के बारे में बताया मैंने, कैसा विद्रोह था, जन विद्रोह, सैनिक विद्रोह, मुस्लिम प्रतिक्रिया। अब आगे पढ़ते हैं क्रांति के कारण। क्रांति के कारण, क्रांति की असफलता के कारण। क्रांति की 1857 की क्रांति के होने के कारण। 1857 की क्रांति हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। इसमें सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन यह क्रांति असफल हो गई। इतिहासकारों ने इसके जो कारण बताए, नंबर 1, क्रांति का समय से पूर्व होना। नंबर 2, कुशल नेतृत्व का अभाव। हथियारों की कमी। इसके अलावा नंबर 5, आदि। तो क्रांति का समय से पूर्व होना। क्रांति की जो निश्चित डेट थी वो थी 31 मई, लेकिन क्रांति समय से पहले ही हो गई और इसलिए अंग्रेज़ों ने जगह जगह जाकर के इस क्रांति को दबा दिया। अंग्रेज़ों ने इस बात को कहा था यदि ये क्रांति एक साथ संपूर्ण भारत में हो जाती तो इस क्रांति को दबा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता और हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना पड़ता। तो इस प्रकार से क्रांति का एक कारण ये भी था और ये प्रमुख कारण था क्रांति का समय से, क्योंकि जिस योजना के हिसाब से जिस तारीख को क्रांति होनी थी उस समय नहीं हुई, समय से पहले हो गई, इसलिए सारी योजना फेल हो गई और यह क्रांति असफल हो गई। इसलिए अंग्रेज़ों ने ये बात कही थी कि यदि क्रांति समय पर हो जाती तो हमें हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ता। नंबर 2, कुशल नेतृत्व का अभाव। क्रांति का जो नेतृत्व है वह बूढ़े बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कुशल नेतृत्व नहीं कर पाया। वह कुशल योग नहीं था, उसमें योग्यता का अभाव था और वह वृद्ध था, कमज़ोर था। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, भाई अली शाह, हजरत महल बेगम, कुंवर सिंह आदि के हाथ में विद्रोह की बागडोर थी, लेकिन वे अपने उद्देश्यों पर दृढ़ थे। इनमें आपसी समन्वय में नेतृत्व क्षमता का अभाव था। कुछ इसके बाद देसी राजाओं का असहयोग। 1857 की क्रांति में हमारे देश के जो राजा थे, जिनके पास साधन था, संपन्न थे और जिनके पास सेनाएं भी थी, उन राजाओं ने शायर संधियों में बन जाने के कारण 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसके कारण हमारे भारतीय
जो क्रांतिकारी है वो अंग्रेज़ों को हरा नहीं सके, क्योंकि हमारे राजाओं का सहयोग अंग्रेज़ों को मिला। तो इसलिए ये क्रांति क्या है, असफल हो गई, और यह भी असफलता का एक प्रमुख कारण बनी। इसके बाद हथियारों की कमी। हथियारों की कमी में है, हमारे भारतीय सैनिकों के पास रसद सामग्री का अभाव था। भारतीय सैनिकों के पास रसद सामग्री का अभाव था, हथियारों की कमी थी, रसद सामग्री का हथियारों की कमी थी। उनके पास परंपरागत हथियार, तलवार, गंडासा, धनुष बाण आदि थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक राइफलें थी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके और क्रांति असफल हो गई। तो हथियारों की कमी, यानी हमारे भारतीय सैनिकों के पास रसद सामग्री की कमी थी, उनके पास कोई सुसज्जित अनुशासित सेना नहीं थी, उनके पास परंपरागत हथियार थे जैसे तलवार, गंडासा, धनुष बाण आदि थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक राइफलें थी जो बहुत दूरी से चलाई जा सकती थी, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता था, उनके पास तोपें आदि थी। तो इसलिए हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके और यह क्रांति असफल हो गई। तो ये भी क्रांति का प्रमुख कारण था। पांचवा कारण था तालमेल व सहयोग का अभाव। हमारे भारतीय सैनिकों में जो हमारे क्रांतिकारी थे उनमें तालमेल और सहयोग नहीं था और उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, इसलिए भी यह क्रांति क्या है, असफल हो गई। इसके बाद छठे नंबर पर है पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों का असहयोग। अठारह की क्रांति में भारत के बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया तथा उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसके कारण भी क्रांति असफल हो गई और इसलिए ये क्रांति असफल हो गई। निश्चित लक्ष्य व आदर्श का अभाव। क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया यह संग्राम व्यापक था। अंग्रेजों को बाहर निकालने
के लिए किया गया, लेकिन अंग्रेजों को के यहाँ जाने के बाद भावी प्रसारित स्वरूप के बारे में कोई आदर्श नहीं था। यह जो अंग्रेजों के निकालने के लिए जो संग्राम किया गया था, स्वतंत्र संग्राम तो किया गया, लेकिन इसके निकालने के बाद में कैसी हमारी शासन व्यवस्था रहेगी, कैसी रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी, कोई आदर्श नहीं था, कोई योजना नहीं थी क्रांतिकारियों के सामने। इसलिए भी ये क्रांति असफल हो गई। और बीडी सावरकर ने लिखा है कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता जो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता तो क्रांति का अंत भी उतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ में था। कोई क्रांति के ये कोई आदर्श नहीं था, इसलिए भी ये क्रांति असफल हो गई। ऐसा हमारे विनायक दामोदर सावरकर ने ये बात कही थी। अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां 1857, 7वां जो पॉइंट है, अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां। अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां। 1857 का जो वर्ष है वो अंग्रेजों के लिए बहुत हितकारी था। और क्रीमिया व चीन के युद्ध से में विजय के पश्चात अंग्रेज सैनिक भारत पहुंच गए। अंग्रेजों ने 3,10,000 की सैनिकों की एक अतिरिक्त सेना का गठन भी कर लिया। यातायात और संचार ने डलहौजी द्वारा रेल डाकतार व्यवस्था भी इनके लिए अनुकूल रही। तो अंग्रेजों के द्वारा की गई रेल, डाक, तार व्यवस्था आदि परिस्थितियों ने भी अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। इसके बाद कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति। 8वां पॉइंट है कैनिंग की कूटनीति। लॉर्ड कैनिंग ने अपनी कूटनीति से मराठों को, सिंधिया को, आदि राजाओं को अपनी ओर मिला लिया, जिसके कारण उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया। अंग्रेजों ने उस समय यह बात कही थी कि यदि पटियाला और जिंद के राजा हमारा साथ नहीं देते तो दिल्ली में हमें शासन करना बहुत मुश्किल होता। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं कूटनीतिकता से और कुशल नेतृत्व के अभाव में, क्रांति के समय से पहले हो जाने के कारण, आदि कारणों से यह क्रांति असफल हो गई। और बाद में हमारे भारतीयों को देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े। यह क्रांति दिल्ली, नंबर 2 कानपुर, अवध, झांसी और बिहार आदि जगह पर ये मुख्य केंद्र थे क्रांति के। इसके अलावा यह क्रांति संपूर्ण भारत में ही फैली। राजस्थान में क्रांति का प्रसार तात्या टोपे के द्वारा किया गया। तात्या टोपे ने क्रांति का प्रचार प्रसार किया और यहाँ पर भी क्रांति सभी जगह पर फैली। बाद में अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया। सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्रांति कोटा में फैली। कोटा में क्रांतिकारियों ने मेजर वर्टन का सिर काट दिया और
इसके अलावा आउवा में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांति का नेतृत्व किया गया, जहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मोंक मोशन के सिर को काट करके आउवा के किले पर लटका दिया। तो इस प्रकार से क्रांति राजस्थान में भी फैली, मध्य भारत में फैली, दक्षिण भारत में भी क्रांति का नेतृत्व रंगाजी बापूजी गुप्ते आदि के द्वारा, अजीमुल्ला खां आदि के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। अब अपन आगे पढ़ते हैं क्रांति के परिणामों के बारे में कि जब ये क्रांति हो गई और असफल हो गई तो उसके बाद इस क्रांति के परिणाम क्या निकले, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रांति के परिणाम 1857 की क्रांति के परिणाम। नंबर 1, कंपनी शासन का अंत। अठारह क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला वो यही निकला कि इस क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन का कार्यभार ब्रिटेन के राजा तथा रानी के हाथों में चला गया और वहीं से गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आता और वह शासन चलाता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया और भारत के शासन संचालन हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इसके बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। नंबर 2, दूसरा जो परिणाम निकला वो निकला सेना का पुनर्गठन, यानी अब अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों के पद सीमित कर दिए और उन्होंने यूरोपियनों को ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने तोपखाने पर अंग्रेजों का अधिकार कर दिया क्योंकि अब उनको भारतीय सेना से उनका विश्वास उठ गया। तो इस प्रकार से जो दूसरा परिणाम निकला वो यही निकला। 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट, 1861 ईस्वी में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई और भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। तीसरा जो इसका परिणाम निकला, भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनको पुत्र गोद लेने का अधिकार दे दिया तथा उनको जिन राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया उन्हें तोपों की सलामी दी गई, उन्हें सम्मान दिया गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का भारतीय राजाओं के प्रति नीति में बदलाव भी आया, राजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार दे दिया। और इसके बाद फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा। अंग्रेजों ने इस क्रांति के बाद भारत में सांप्रदायिक आधार पर फूट डालना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि हिंदू मुसलमानों में फूट हो जाए और उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाए। तो इस प्रकार से ये क्रांति के परिणाम निकले। 1857 क्रांति के बाद ये परिणाम सामने आए। आज मैंने आपको 1857 क्रांति के बारे में जानकारी दी। इसमें मैंने आपको क्रांति के प्रतीक्षण नेतृत्व प्रमुख केंद्र उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में जानकारी इस क्रांति 1857 क्रांति में दी गई। क्रांति के प्रमुख कारण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारण के बारे में जानकारी दी और इसके साथ ही क्रांति के स्वरूप, क्रांति के असफल होने के कारण और क्रांति के परिणाम आदि के बारे में बताया। राजस्थान
में क्रांति के प्रसार के बारे में भी जानकारी इसमें आपको दी गई है। आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, आप बार बार इसको देखें और यदि कोई समस्या हो तो आप जो नंबर लिख रखे हैं स्कूल के, उन पर आप शिकायत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।